गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एनलाइट स्टडी जीके। आज है 20 मई 2021। 20 मई 2021 को करंट अफेयर के शो में मैं आपका स्वागत करता हूं। उसके साथ साथ आज हम लोग महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के पॉइंट पर भी बात करेंगे और हमने जो जिनेवा में स्थित मुख्यालयों का रिवीजन किया था उसके ट्रिक को भी हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। चलिए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 8 मई, ऑप्शन बी 12 मई, ऑप्शन सी 17 मई और ऑप्शन डी 18 मई। इसका सही कौन सा रहेगा? 18 मई। 18 मई क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। तो बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। 17 मई। 17 मई को क्या है? विश्व रक्तदाब दिवस। क्या है? विश्व रक्तदाब दिवस। विश्व रक्तदाब दिवस। ठीक है। उसका 12 मई नर्स दिवस। कौन सा? नर्स दिवस। ठीक है। 8 मई रेड क्रॉस दिवस। तो हम लोग देखा 8 मई को रेड क्रॉस, 12 मई को नर्स दिवस, 17 मई रक्तदाब दिवस और 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। आइए चलते हैं। के राजनारायण का संबंध है जिनकी मृत्यु हो गई। तो कौन है के राजनारायण? के राजनारायण का संबंध किससे है जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है? ऑप्शन ए गणितज्ञ, ऑप्शन बी राजनीतिज्ञ, ऑप्शन सी लेखक और ऑप्शन डी इनमें नहीं। इसका सही क्या हो जाएगा? वो एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे, के राजनारायण। ठीक है, क्या थे? बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे। तो बाकी ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। गणितज्ञ। गणितज्ञ कौन थे? गणितज्ञ कौन थे? एम.एस. नरसिम्हा। ठीक है, एम.एस. नरसिम्हा। ठीक ना? एम.एस. नरसिम्हा गणितज्ञ थे। गणित में नोबेल कब मिलता है? गणित का नोबेल किसको कहा जाता है? एबेल पुरस्कार को। किसको? एबेल पुरस्कार। राजनीतिज्ञ, ये इनकी भी डेथ हो चुकी है। और राजनीतिज्ञ में अम्मा गौरी। ठीक है, अम्मा गौरी के नाम से प्रसिद्ध थी, उनका निधन हो चुका है। किसका? अम्मा गौरी। ठीक है, अम्मा गौरी का भी निधन हो चुका है। ये बहुत बड़ी प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थी। एम.एस. नरसिम्हा बहुत ही प्रसिद्ध गणित के विद्वान थे। ठीक है, इनका भी निधन हो चुका है। और लेखक थे के नारायण, इनका भी निधन हो चुका है। आइए दोस्तों चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न, के अग्रवाल को पद्मश्री मिला था। ये जो के अग्रवाल, इनको पद्मश्री मिल चुका है, ये ध्यान करिएगा। मिला था, इनका संबंध है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए मेडिकल, ऑप्शन बी राजनीतिज्ञ, ऑप्शन सी ए व बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें नहीं। इनका संबंध किससे था? मेडिकल। मेडिकल में भी किसमें था? हृदय विशेषज्ञ थे। ठीक है, हृदय विशेषज्ञ थे। ठीक है, हृदय विशेषज्ञ कौन थे? के अग्रवाल। के अग्रवाल विशेषज्ञ थे। के अग्रवाल हृदय विशेषज्ञ थे। एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा। पहली भारतीय महिला जो हृदय विशेषज्ञ थी, उनका क्या नाम था? पद्मावती। क्या नाम था? पद्मावती। ठीक है, क्या था? पद्मावती। ठीक है, डॉक्टर पद्मावती। ये फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट थी। ठीक है, ये फर्स्ट क्या थी? आर्कियोलॉजिस्ट या हृदय विशेषज्ञ। इनकी भी मृत्यु हो चुकी है सन 2020 में। इनकी भी मृत्यु हाल ही में हो चुकी है। ठीक है, तो हम लोग जान ले पहली महिला, ये महिला थी, पहली महिला हृदय विशेषज्ञ जिनकी मृत्यु हो चुकी, पद्मावती। और के अग्रवाल जिनको पद्मश्री मिला था, इनकी भी मृत्यु हो चुकी। ये भी क्या थे? हृदय विशेषज्ञ। ठीक है, इसका सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी राजनीतिज्ञ कौन था? अम्मा गौरी की भी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, आइए चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न,
दो पुणे, पुणे में कृषि के लिए कौन सा केंद्र खोला गया? पुणे महाराष्ट्र में कृषि के लिए कौन सा केंद्र खोला गया है? ऑप्शन ए लाइकेन पार्क, ऑप्शन बी वन संरक्षण केंद्र, ऑप्शन सी कृषि निर्यात सुविधा और ऑप्शन डी इनमें नहीं। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी कृषि निर्यात सुविधा। इसका मतलब है कि जो किसान है उनके जो प्रोडक्ट हैं उसको विदेशों में उसका क्या मूल्य लगता है। जैसे मान लीजिए कि हम किसान है, हम छोटे से किसान, हम मार्केट में कहाँ ले जाते हैं? जहाँ पे मंडी लगती है। उसी तरह जो बड़े किसान हैं वो अपना फसल लेकर कहाँ जाते हैं? विदेशों में बेचने के लिए। उनके फसलों का सही मूल्य लगाने के लिए ये मंडी बनाई गई। कौन सी अभियान शुरू किया गया? कृषि निर्यात सुविधा। ठीक है। और ये लाइकेन पार्क और वन संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? उत्तराखंड, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में है लाइकेन पार्क और वन संरक्षण केंद्र। भारत का दोनों पहला लाइकेन पार्क भी है और पहला वन संरक्षण केंद्र भी है। आइए इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए चलते हैं। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगा, अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है तो जिद पालनी होगी। अपने सपनों को पूरा करना तो आपको जिद पालनी होगी कि मुझको पाना है। अगर मुझको भर्ती होना है तो मैं इसी जो अगली भर्ती आएगी मैं इसी में भर्ती हो जाऊंगा, दूसरी भर्ती पे नहीं। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझको दूसरी में होना है तो ये आप मान के चलना कि आपका 90% आपके चांस खत्म हो गए भर्ती होने के। 10% केवल बचते हैं। इसलिए अपने माइंड में 1% भी ख्याल मत लाना कि आपको अगली भर्ती में होना है। हमेशा ये ध्यान में करना कि मुझको इसमें होना है, मुझको अब मेरी तैयारी कितनी है और मुझको और कितनी करनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, कौन सी कंपनी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल का निर्माण करेगी? और प्रश्न यह कह रहा है कौन सी ऐसी कंपनी है जो अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ी सबमरीन केबल की निर्माण करेगी। तो इसका मतलब यह है कि नेटवर्किंग सिस्टम को बढ़ाने के लिए समुद्र में जो सबमरीन लगाया जाता है ना, केबल वायर बिछाया जाता है सबमरीन के द्वारा, उसका निर्माण कौन सी कंपनी करेगी। जैसे कि हम लोग जो नेट यूज करते हैं वो कहाँ से आता है? समुद्र में बनाया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही हो, कौन सी कंपनी करेगी। ऑप्शन ए टाटा, ऑप्शन बी स्पेस एक्स, ऑप्शन सी रिलायंस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही कौन सा जाएगा? रिलायंस। आप सभी लोग जियो की सिम चलाते होंगे, जियो की सिम चलाते हैं ना, वही रिलायंस जियो, वो कंपनी क्या करेगी? सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन बनाएगी। ठीक है, इसके हेड कौन है? सभी लोग जानते हो ना, मुकेश चच्चा। कौन है? मुकेश चच्चा हैं, जो भारत के सबसे अमीर आदमी हैं। उसके बाद देखते हैं बाकी ऑप्शनों को। ऑप्शन ए टाटा। टाटा के बारे में कौन नहीं जानता है मेरे भाई? टाटा तो हमारे नमक से लेकर सुई से लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियों तक है, ट्रक तक है। आप बहुत सी गाड़ियों के पीछे देखे होंगे कि इस पर टाटा लिखा होता है। तो टाटा कंपनी क्या है? रतन टाटा की कंपनी है टाटा। ठीक है, स्पेस एक्स किस कंपनी है? एलॉन मस्क। किसकी है? एलॉन मस्क की। ठीक है, ये दोनों तो टाटा और रिलायंस तो भारत की है, लेकिन स्पेस एक्स कहाँ की है? अमेरिका की। किसकी है? एलॉन मस्क की। इसके द्वारा 143 सैटेलाइट भेजा गया है अंतरिक्ष में। ठीक है, ये कई रॉकेट से, जिससे उसने रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पूर्व ये रिकॉर्ड किसके नाम था? भारत के नाम था, जिसने 104 सैटेलाइट भेजा था। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने सन 2022 में चंद्र मिशन डॉग फर्स्ट, जिसमें डॉग कॉइन का इस्तेमाल किया जाएगा। पहली बार अंतरिक्ष में डॉग कॉइन का इस्तेमाल किस उपग्रह में किया जाएगा? डॉग फर्स्ट में, जो चंद्र मिशन के लिए 2022 में भेजा जाएगा। जो डॉग कॉइन क्रिप्टो करेंसी है उसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में हाथियों की ट्रेन हादसे से, ठीक है,
सर्वाधिक मृत्यु कहाँ पर हुई है? हाथियों की ट्रेन हादसे सर्वाधिक मृत्यु कहाँ पर हुई है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पुडुचेरी और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए असम। असम में सर्वाधिक सबसे ज्यादा हाथियों की मृत्यु ट्रेन हादसे में हुई है। और एक चीज और आप लोग नोट कर लीजिएगा कि हाथी को, ठीक है, हाथी जो है हमारे देश का विरासत पशु है, ठीक है। विरासत पशु क्या है? हाथी, ठीक है। यह तो हो गया। चलिए इसके बारे में हम लोग और जान लेते हैं। ऑप्शन है तो ऑप्शन के बारे में कुछ ना कुछ तो डिस्कस करना पड़ेगा। हाल ही में जो ऑप्शन है, यहाँ पर मुख्यमंत्री के चुनाव हुए हैं, ठीक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने? असम के हेमंत कुमार बिस्वा। कौन बने? हेमंत कुमार बिस्वा असम के। तमिलनाडु के एम के स्टालिन। तमिलनाडु कौन बने? एम के स्टालिन। पुडुचेरी के एन रंगास्वामी। और पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी, ठीक है। तो आइए चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सीमोर्ग। कौन सा है? सीमोर्ग सुपर कंप्यूटर कहाँ का है? तो ये जो सुपर कंप्यूटर है ये कहाँ का है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किसका है? ईरान का। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते होंगे, परम 8000, ठीक है। परम 8000 सबसे पहला भारत का सुपर कंप्यूटर है। और सबसे शक्तिशाली कौन सा है? प्रत्यूष। कौन सा है? प्रत्यूष, ठीक है। प्रत्यूष सबसे शक्तिशाली है और परम 8000 सबसे पहला। उसके बाद अगला प्रश्न है कि फरजाद बी। कौन सा? फरजाद बी गैस पाइपलाइन से भारत को किसने बाहर किया? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी कनाडा। इसका सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए ईरान। ये फरजाद बी गैस पाइपलाइन जो है ये ईरान से गैस पाइपलाइन की, ईरान की गैस पाइपलाइन थी, ठीक है। इसके द्वारा गैस की जो गैस का जो ट्रांसफर होता था हमारे देश में आता था उसको ईरान ने बंद कर दिया। आखिर ये बंद क्यों किया है? ये कारण कुछ होना चाहिए ना। इसने चीन के बहकावे में, किसके? जो दगलबाज चीन है जो हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है, उसके बहकावे में आके इसने ऐसा किया है, ठीक है। आइए इसी के साथ चलते हैं अगले ऑप्शन पर। किसने बंद किया है? ईरान ने बंद कर दिया फरजाद बी गैस पाइपलाइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी चीन की सिनोफार्म वैक्सीन। कौन सी? सिनोफार्म वैक्सीन जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उसको आपातकालीन स्थिति के लिए मंजूरी दे दी गई थी। तो वो कहाँ की वैक्सीन थी? चीन की। कौन सी? सिनोफार्म। रूस की स्पुतनिक वी और स्पुतनिक लाइट। स्पुतनिक लाइट का एक डोज है, स्पुतनिक वी के डबल डोज है। लेकिन यह है कि स्पुतनिक वी जो थी वो विश्व की पहली वैक्सीन थी जिसको अब भारत में भी जून या जुलाई के आसपास भारत में भी लगना, इसका टीकाकरण शुरू हो जाएगा। ऑप्शन डी कनाडा, फाइजर बायोटेक। कौन सी? फाइजर बायोटेक, जो 12 से अधिक के बच्चों के लिए लगाने के लिए मान लीजिए कि लगाने के लिए पहली वैक्सीन को किसने बनाया? कनाडा ने। और उसके साथ साथ DRDO ने कौन सी वैक्सीन बनाई? 2DG, 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज। ये 2DG जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन एक प्रकार का ग्लूकोज है जो कोरोना के मरीजों का इम्यूनिटी सिस्टम को हाई करती है, कोरोना के संक्रमण से लड़ने के लिए हावी करती है। उसके साथ साथ दूसरी वैक्सीन है कोविशील्ड, जिसने किसको बनाया? कोविशील्ड को किसने बनाया? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने।
कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। आइए दोस्तों चलते हैं आज के 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको और एक जानकारी मिलेगी, अन्य पॉइंट को नोट करिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। महतारी दुलारी योजना, कौन सी महतारी दुलारी योजना किस राज्य ने चलाई है? अच्छे, चलाई क्यों गई है? महतारी दुलारी योजना चलाई क्यों गई है? कोरोना के तहत जिन बच्चों के माता पिता एक्सपायर हो गए उनके लिए, उन अनाथ बच्चों के लिए यह महतारी योजना चलेगी। इसके तहत उन बच्चों के भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई और अन्य खर्चों का इसके तहत इंतजाम किया जाएगा, महतारी योजना, महतारी दुलारी योजना के तहत, ठीक है। लेकिन इसको चलाया किसने? ये इतना अच्छा काम किस राज्य ने किया है? तो ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी इनमें नहीं। इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने चलाई है महतारी दुलारी योजना। किसके लिए? कोरोना वायरस के समय में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, कोरोना वायरस के समय में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनके लिए योजना चलाई गई है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, बाकी ऑप्शनों को डिस्कस कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में माँ कैंटीन योजना, पश्चिम बंगाल में माँ कैंटीन योजना। राजस्थान में इंदिरा गांधी रसोई योजना, ठीक है। तो हम लोग जान ले राजस्थान में कौन सी योजना चलेगी? इंदिरा गांधी रसोई योजना, जिसके तहत आपको अचार, रोटी, दाल सब मिलेगा। इसमें भी आपको अंडे, इसमें पश्चिम बंगाल वाले में अंडा भी मिलेगा, ये ध्यान करना। जाना तो सस्ते में निपट जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 7.30 करोड़ वर्ष पुरानी डायनासोर की प्रजाति टिलैटोलोफल गैलोरम, टिलैटोलोफल गैलोरम, जो डायनासोर की प्रजाति के अवशेष मिले हैं, यह कहाँ पर मिले? इसकी खासियत क्या है? पहली बात तो ये जान लीजिए, इस डायनासोर की खासियत बहुत ही बातूनी था। आपने सुना होगा ना कुछ लोगों को कहते हुए, अरे ये बहुत बातूनी है, बहुत ज़्यादा बात करता है, काम की बातें कम, एक्स्ट्रा बात ज़्यादा करता है। उसी तरह ये जो डायनासोर था टेलिटोलोफोल गैलोरम, ठीक है, ये बहुत ही बातूनी डायनासोर था। कौन सा? बहुत ही ज़्यादा बातूनी था। अर्थात कहने का मतलब है कि आप तो जानते होंगे, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बातूनी किसको कहते हैं। ये कहाँ पर मिला है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी ईरान और ऑप्शन डी कनाडा। तो कहाँ पर मिला है? मैक्सिको में, ठीक है। मैक्सिको में मिला है सबसे ज्यादा बातूनी डायनासोर के प्रजाति का कंकाल, ठीक है। तो मेघालय में भी हमने पिछली कक्षाओं में आपको बताया था 100 मिलियन, ठीक है, 100 मिलियन साल पुराना डायनासोर की प्रजाति मिली थी। और उसको मैंने फिगर के द्वारा बतलाया था, उसकी आकृति कुछ इस तरह थी, ठीक है, लंबे गर्दन वाला वो होता था। और यह जो नया डायनासोर मिला है, ये तो कुछ अजीबोगरीब केकड़े के जैसे, केकड़ा आपने देखा है ना, हाँ, उसके जैसे इसकी आकृति होती थी, ठीक है। तो नया डायनासोर जो इसका है केकड़े के जैसे, ठीक ना, इसकी आकृति होती थी। जो पहले का डायनासोर था उसकी आकृति किसके जैसे? शुतुरमुर्ग के जैसे थी, जो 100 मिलियन साल पुराना था। कहाँ पाया गया था? मेघालय में, ठीक है। आइए दोस्तों अब चलते हैं आपकी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए, आपकी परीक्षाओं को पाल के रख देने के लिए, आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए हम आज स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात करेंगे। हम अब स्टैटिक के महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात करेंगे। चलिए चलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक। क्या था? इंपीरियल बैंक, ठीक है, इंपीरियल बैंक। इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका नाम कब बना? 1955 में, 1955 में, ठीक है। तो बैंक का नाम आया तो हम लोग बैंकों के बैंक आरबीआई को ना जाने, चलिए जानते हैं आरबीआई। आरबीआई किस अधिनियम के तहत आया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, 1934 के अधिनियम के तहत, ठीक है। कब स्थापना हुई? 1 अप्रैल
1 अप्रैल 1935, ठीक है। कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना। इसके पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। नवीनतम प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। यह कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के। इनसे पूर्व कौन थे? उर्जित आर पटेल, जिनके समय लॉकडाउन लगा था। वो कौन से नंबर के थे? 34वें नंबर के। हाँ, ये पॉइंट आप आज नोट करिएगा, ये नया पॉइंट है, ठीक है। 1950 में, ठीक है, 1949 में। कब? 1949 में 1 जनवरी 1949 में क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण, ठीक है। इसका एकीकरण हो गया। क्या हो गया? सारे बैंकों का एकीकरण, ठीक है। कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को एकीकरण। 1934 का नियम था। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना। पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और इससे पूर्व गवर्नर कौन थे? उर्जित आर पटेल। आइए चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? कब हुआ था? गांधी जी जब 1915 में अफ्रीका से वापस आए, उसके बाद गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण पड़ता कहाँ है? बिहार में। कहां पर? बिहार में। नील की खेती को लेकर यह सत्याग्रह किया। किसने किया? गांधी जी द्वारा, ठीक है। गांधी जी द्वारा कब किया गया? 1917 में। किसको लेकर? नील की खेती को लेकर किया गया, ठीक है। तो आइए इसी के साथ चलते हैं। मास्टर ग्रंथि कहाँ होती है? मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि कहाँ होती है? दिमाग में, ठीक है। कहाँ पर होती है? दिमाग, जिसको मास्टर ब्लास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। हाँ, थायराइड, थायराइड ग्रंथि कहाँ पे होती है? थायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि में किस चीज की कमी के कारण घेगा रोग होता है? आयोडीन की। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेघा रोग, ठीक है, घेघा रोग। आइए चलते हैं। हम लोगों ने अनुच्छेद का रिवाइज किया था। अनुच्छेद का रिवाइज किया था ना? अनुच्छेद 1 में क्या था? अनुच्छेद 1 में क्या था? अनुच्छेद 1 में था भारत एक संघ राज्य है, ठीक है। भारत एक संघों का राज्य है, अर्थात कहने का मतलब है कि यूनियन ऑफ स्टेट। भारत एक संघ का राज्य है। अनुच्छेद 2, जिन राज्यों का अस्तित्व भारत में नहीं है उनका गठन। अनुच्छेद 3 में क्या है? अनुच्छेद 3 में है जिन राज्यों का गठन भारत में है, अर्थात जिन राज्यों का अस्तित्व भारत में है उनका निर्माण, ठीक है। और अनुच्छेद 4 में है, अनुच्छेद 1 और 2 में किया गया परिवर्तन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने इतना अनुच्छेद जान लिया, लेकिन आज जानेंगे अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, और वो नागरिकता के अंतर्गत आएगा, ठीक है। नागरिकता हमको आखिर में मिले कैसी है। चलिए चलते हैं अगले स्टैटिक जीके के पॉइंट पर। और हाँ, स्टैटिक जीके के अगले पॉइंट पर चलने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कल आप लोगों को हृदय के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ अब आप लोगों को संविधान का मैंने पॉइंट शुरू किया है, इसके साथ मैं शुरू करूँगा हृदय खत्म होने के बाद मैं आपके लिए भारत का भूगोल शुरू करूँगा, जिसको हम लोग जैसे अनुच्छेद के पार्ट लेकर चल रहे हैं उसी तरह उसको मैपिंग के हिसाब से लेकर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर, स्टैटिक जीके के। आइए चलते हैं आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, जो स्टैटिक जीके को एकदम आपको मजबूत करके रखेगा, जो आपको परीक्षा में एक एक नंबर दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी के साथ फिर मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। आपके सपनों को पूरा करने के लिए कोई फरिश्ता नहीं आएगा। आपके सपनों को पूरा करने के लिए कोई फरिश्ता नहीं आएगा। सपना आपका है, आपके माता पिता का है, पूरा भी आपको करना पड़ेगा। इसी के साथ चलते हैं आज के पॉइंट पर। प्रथम परमाणु परीक्षण।
प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ? पहली बात तो ये कब हुआ? 1974 में। ठीक है, 1974 में तो हो गया। कहाँ पर हुआ? पोखरण। कहाँ पर? पोखरण राजस्थान। ठीक है, पोखरण राजस्थान में। इसका जो टाइटल दिया गया था वो क्या दिया गया? स्माइलिंग बुद्धा, बुद्ध खुश हुए। ठीक है, बुद्ध खुश हुए, खुश हुए। ठीक है, बुद्ध खुश हुए प्रथम परमाणु परीक्षण का टाइटल है। कब हुआ? 1974 में। कहां पर हुआ? पोखरण में। उसके बाद द्वितीय परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1998 में। कब हुआ? 11 मई 1998। ठीक है, 11 मई 1998 को हुआ। कहां पर हुआ? यह अभी पोखरण राजस्थान में हुआ। कहां पर? पोखरण राजस्थान में। इसका थीम क्या था? द्वितीय परमाणु परीक्षण की थीम क्या थी? इसकी थीम क्या थी? द्वितीय परमाणु परीक्षण की थीम थी कि क्या बोलते हैं, द्वितीय परमाणु परीक्षण की थीम थी ऑपरेशन शक्ति। क्या? ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, ऑपरेशन शक्ति थी द्वितीय परमाणु परीक्षण की थीम। प्रथम की थीम बुद्ध खुश हुए, स्माइलिंग बुद्धा। प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1974 में। दोनों के दोनों कहां हुए थे? पोखरण राजस्थान में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता, द्वितीय परमाणु परीक्षण की अध्यक्षता किसने की? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ने। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम ने। किसने की? एपीजे अब्दुल कलाम। आइए उसी के साथ चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में किसको चुना गया? राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में किसको चुना गया? गंगाटिक डॉल्फिन। ठीक है, जिसको आप लोग कहते हो सूस के नाम से भी उसको जाना जाता है। इसी को कहते हैं गंगाटिक डॉल्फिन। इसी को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ठीक है, आइए चलते हैं इसी के साथ अगले पॉइंट पर। हम थोड़ा सा तेज चल रहे हैं क्योंकि आपको जिनेवा में स्थित जो हमने मुख्यालय याद कराए थे उसकी ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक पे मैं आज आपसे फिर रिवाइज करूंगा। उसके साथ साथ आज नागरिकता के अंतर्गत में जो अनुच्छेद हैं उसको भी हम लोग रिवाइज करेंगे। चलिए चलते हैं। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां पर है? उत्तराखंड। कहां पर है? उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड। ठीक है, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में। लाइकेन पार्क भी है। कौन सा? लाइकेन पार्क वन संरक्षण केंद्र। पहली पॉइंट लाइकेन पार्क, दूसरा वन संरक्षण केंद्र, तीसरा हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। ठीक है, तो तीनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। आदित्य L1 मिशन किसके लिए लॉन्च हुआ? आदित्य L1 मिशन किसके लिए लॉन्च हुआ? सूर्य के लिए। सूर्य की जानकारी के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च हुआ है। किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 को। डीआरडीओ की 1958 को। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। कहाँ है? बेंगलुरु। और इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवान। तो डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली, इसके अध्यक्ष सतीश रेड्डी। आइए चलते हैं आज के जिनेवा में स्थित जो हमने ट्रिक आपको बताई थी, जिनेवा में स्थित जो आपको मैंने ट्रिक बताई थी, चलते हैं ट्रिक पर। ठीक है, ट्रिक जो हमने बताया था आपको जिनेवा में स्थित मुख्यालय के बारे में। ठीक है, जिनेवा में मुख्यालय। तो पहला ट्रिक क्या था? 63। क्या था? 63 65 63 65 19 63 65 19 45 48 50 54 63 65 19 45 48 50 54 64 67 और 95। ये हमारी ट्रिक थी। बाकी यहाँ पर केवल और यहाँ पर 1863 और 1865 है। बाकी सब में 1919 1945 1948 1950 और 1954 1964 1967
1995, ठीक है। 1963 में किसकी स्थापना हुई? रेड क्रॉस की। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? हेनरी ड्यूडेंट ने। हेनरी ड्यूडेंट को 1901 में शांति का पहला नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। 1963 में जिनेवा मुख्यालय किसका बना? रेड क्रॉस का। जिनेवा मुख्यालय बना रेड क्रॉस का। तो ये तो हो गया 1963 में रेड क्रॉस, ठीक है, रेड क्रॉस। उसके बाद 1965 में क्या बना? अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ। दूरसंचार संघ 1865 में दूरसंचार संघ, 1863 में रेड क्रॉस, 1863 में रेड क्रॉस। और 1919 में ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व श्रमिक दिवस, विश्व श्रमिक संगठन। कौन सा? विश्व श्रमिक, ठीक है, विश्व श्रमिक संगठन हो गया। 1945 में UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, 1945 में UNO, ठीक है। 1948 में WHO, 1948 में WHO। 1950 में क्या हुआ? विश्व मौसम विज्ञान प्रौद्योगिकी, विश्व मौसम विज्ञान प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो 1950 में 1954 में क्या हुआ? 1964 में, कब? 1964 में अंकार्ड, UNC अंकार्ड की, ठीक है। 1964 में अंकार्ड। 1967 में बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना। और 1995 में WTO की स्थापना। इसमें से महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? पहला तो रेड क्रॉस 1863, दूसरा विश्व श्रमिक दिवस, विश्व श्रमिक संगठन 1919, 1945 UNO, 1948 WHO, 1950 विश्व मौसम संगठन, उसके बाद 1967 विश्व बौद्धिक संपदा और 1995 WTO, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। ये तो हमारा हो गया, ये हमारा हो चुका है। किसका? हम लोगों ने किसका रिवीजन किया? जिनेवा में स्थित मुख्यालयों का रिवीजन किया। अब चलते हैं अनुच्छेद पर। अनुच्छेद 5 में क्या है? अनुच्छेद 5 में है, अनुच्छेद 5 में जब संविधान लागू हुआ, अनुच्छेद 5 में जब संविधान भारत का लागू हुआ, उसके तहत जब भारत को नागरिकता दी गई, उसके समय की नागरिकता अनुच्छेद 5 में है। अनुच्छेद लागू होने के समय भारत की नागरिकता, ठीक है, क्या है? अनुच्छेद लागू होने, संविधान हमारा लागू होने के समय भारत में नागरिकता, अनुच्छेद किसमें है? 5 में। अनुच्छेद 6 में, अनुच्छेद 6 में, ठीक है। अनुच्छेद 6 में क्या है? अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत आने वालों के विषय में, पाकिस्तान से भारत आने वालों के विषय में नागरिकता। क्या है? पाकिस्तान से भारत आने वालों के विषय में नागरिकता। अनुच्छेद 5 में जब संविधान लागू हुआ तब के समय में नागरिकता। अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7 में है जब भारत का नागरिक जब पाकिस्तान जाएगा उसके विषय में नागरिकता। क्या होगा अनुच्छेद 7 में? जब कोई भारतीय पाकिस्तान चला गया उसके विषय में नागरिकता। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से आने वालों के विषय में नागरिकता। अनुच्छेद 5 में जब संविधान लागू हुआ उसके समय की नागरिकता। अनुच्छेद 8 में, अनुच्छेद 8 में क्या है? अनुच्छेद 8 में यह है कि वह व्यक्ति जो विदेश में, वह भारतीय व्यक्ति जो विदेश में रह रहा है उसके विषय में नागरिकता। वह भारतीय व्यक्ति जो विदेश में रह रहा है उसके विषय में नागरिकता। अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 8 में है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक जाना अनुच्छेद 5 में जब संविधान लागू हुए तब उसके विषय में नागरिकता। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से आने वालों के विषय में नागरिकता। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान जाने वालों के विषय में नागरिकता। अनुच्छेद 8 में वह व्यक्ति जो भारत में रह रहा है, वह भारतीय व्यक्ति जो विदेश में रह रहा है उसके विषय में नागरिकता। अनुच्छेद 9 में, अनुच्छेद 9 में दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करने पर
भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त होना। इसका मतलब जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि अक्षय कुमार, खतरों के खिलाड़ी अक्षय कुमार, उनको कनाडा की नागरिकता स्वीकार कर ली, उन्होंने कनाडा की नागरिकता स्वीकार कर ली, इसके तहत उनका भारत का नागरिकता समाप्त हो गई। लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि कंडीशन यह है कि भारत में अगर कोई व्यक्ति 7 साल रहता है तो उसकी नागरिकता बन जाती है, लेकिन यह कंडीशन नहीं है। भारत में वो व्यापार अपना व्यवसाय अपने व्यवसाय के लिए हैं, वो यहाँ पे एक एक्टर के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए वो उनको यहाँ पे रहने की अनुमति है। ठीक है। अनुच्छेद 9 में वह व्यक्ति जो विदेश दूसरे राष्ट्र की नागरिकता स्वीकार करेगा उसके विषय में नागरिकता। अनुच्छेद 8 में वह भारतीय व्यक्ति जो विदेश में रह रहा है उसके विषय में नागरिकता। अनुच्छेद 7 में है कि भारत से पाकिस्तान जाने वालों के विषय में नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वालों के विषय में नागरिकता। अनुच्छेद 5 में है कि जब संविधान लागू हुआ उसके विषय में नागरिकता। उसके बाद एक बार अनुच्छेद 10 देखते हैं। अनुच्छेद 10 में है नागरिकता का बना रहना। अनुच्छेद 10 में नागरिकता का बना रहना। और अनुच्छेद 11 में है नागरिकता के विषय में। अनुच्छेद 10 में नागरिकता का बना रहना। अनुच्छेद 11 में नागरिकता के विषय में संसद उस पर कानून बना सकता है। अनुच्छेद 11 में संसद उस पर कानून बना सकता है। तो हम लोगों ने 11 अनुच्छेद जान लिए, एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। तो हम लोगों ने जाना अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत यानी इंडिया अनुच्छेद 1 में है राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में जिस राज्यों का भारत में अस्तित्व नहीं है उनका गठन या स्थापना। अनुच्छेद 3 में है जिनका अस्तित्व है उनके सीमा क्षेत्र नाम इत्यादि में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जिसके तहत अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन किया गया है वो परिवर्तन संविधान में लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने के समय नागरिकता। ठीक है, अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वालों के विषय में नागरिकता। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वालों के विषय में नागरिकता। अनुच्छेद 8 में है कि वह भारतीय व्यक्ति जो भी भारत के में रहता है लेकिन वो विदेश में कार्य कर रहा है उसके विषय में नागरिकता। और अनुच्छेद 9 में है कि वह भारतीय व्यक्ति जो विदेश में रहते हुए वहां की नागरिकता स्वीकार कर लेता है उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ठीक है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता का बना रहना। अनुच्छेद 10 में नागरिकता का बना रहना। अनुच्छेद 11 में अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश कोई दिक्कत करता है तो उसके लिए संसद में उसके लिए कानून बनाया जा सकता है। तो संसद में कानून बनाया जा सकता है। तो हम लोगों ने आज 11 अनुच्छेद को पूरी अच्छी तरह पढ़ लिया और ये सारे अनुच्छेद बार बार पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ हमने जिनेवा में स्थित मुख्यालयों के बारे में पढ़ा, उसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 63, 65, 19, 45, 63, 65, 19, 45, 48, 50, 64, 67, 95। ठीक है। तो 63 में रेड क्रॉस, 65 में दूरसंचार संघ, 19 में विश्व श्रमिक, 45 में यूएनओ, 48 में WHO, 50 में विश्व मौसम संगठन, उसके बाद 64 में है 64 में अंकार्ड, 67 में विश्व बौद्धिक संपदा और 95 में विश्व व्यापार संगठन। ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज जिनेवा का ट्रिक फिर से रिवाइज कर लिया, 11 अनुच्छेद पढ़ लिए, स्टैटिक जीके को पढ़ लिया। मैं आप लोगों को आज मैं बताता हूँ कि कल हम लोग जैसे हमने जिनेवा का मुख्यालय पढ़ा उसके वैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि अगले दिन हृदय के बारे में जितने को प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसके साथ साथ आप लोग उसको तैयार करेंगे जिससे आपके कंपटीशन में फाइट करने में आपको आसानी होगी। तो आज हम लोगों ने संविधान के बारे में 11 अनुच्छेद जान लिया, ट्रिक जान लिया, उसके साथ साथ हम लोगों ने स्टैटिक के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की। इसके साथ फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर सपना आपका है तो जीना भी आपको पड़ेगा, मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी।
अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह पहले जलना सीख लो, हीरे की तरह चमकना है तो हीरे की तरह घसना सीख लो। देखो किस्मत ऑटोमेटिक बदल जाएगी। इसी के साथ आज के सेशन से मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर उन्हीं को करें जो एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हैं। जय हिंद, जय भारत।